कंगना रनौत एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ निडर, बेबाक और जुझारू महिला हैं। उनके शब्दबाणों से घायल शिवसेना के नेता इतने विचलित हुए कि उन्हें अपशब्द तो कहे ही, साथ ही ठाकरे सरकार ने बदला लेने के लिए अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके उनका 48 करोड़ का ऑफिस भी गिरा दिया। यह है आखिरी गुनाह और मैं हूं अमित, लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। 16 साल की उम्र में घर छोड़ देने वाली कंगना रनौत मुंबई आकर यूं ही इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं बन गई। इसके लिए उन्होंने कई साल अभावों में गुजारे। दिल्ली में मॉडलिंग और थिएटर के नाटकों में हिस्सा लेकर गुजर बसर की। जब लगा दिल्ली में भविष्य नहीं है तो उन्होंने मुंबई की राह पकड़ी। वहां उन्होंने मॉडलिंग करते हुए आशा चंद्रा के ड्रामा स्कूल में प्रशिक्षण लिया। इसके बाद कंगना के सामने कांटों भरी राह थी, जिस पर चलते हुए उन्होंने फिल्मी दुनिया के सैकड़ों रंग देखे, जिनमें ज्यादातर बदरंग थे। अंततः अभावों में रहकर भी उन्हें अपने टैलेंट के बूते पर फिल्म मिली और वह हीरोइन बन गई। उनकी पहली फिल्म थी वो लम्हे, जिसमें उनके अपोजिट थे शाइनी आहूजा। कंगना की दूसरी फिल्म थी गैंगस्टर, जो भट्ट कैंप ने बनाई थी, जिसमें हीरो थे इमरान हाशमी और शाइनी आहूजा। सन 2006 में आई इन दोनों ही फिल्मों के लिए कंगना को जी सिने और फिल्म फेयर के बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड मिले। इसके बाद कंगना को फिल्म इंडस्ट्री में पहचाना भी जाने लगा और उन्हें काम भी मिलने लगा। प्रियंका चोपड़ा अभिनीत मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन में कंगना को दिल्ली की एक मॉडल गीतांजलि नागपाल की भूमिका निभाने को मिली, जिसकी ड्रग्स की वजह से मौत हो गई थी। इस भूमिका को रियल बनाने के लिए कंगना अपने कर्ली बाल कटवाकर गंजी हो गई थी। फैशन 2009 में रिलीज हुई और इसके लिए कंगना को नेशनल अवार्ड मिला। अगले चंद सालों में कंगना रनौत बॉलीवुड की पहली पंक्ति की हीरोइनों में गिनी जाने लगीं। उनके पास काम की कोई कमी नहीं रही। कंगना को बुलंदियों पर पहुंचाया उनकी फिल्म तनु वेड्स मनु और इसी की दूसरी कड़ी तनु वेड्स मनु रिटर्न्स ने। 2014 में आई कंगना की फिल्म क्वीन ने रिकॉर्ड तोड़ते हुए कंगना को सचमुच फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन बना दिया था। इसी सब की बदौलत कंगना को 3 बार नेशनल अवार्ड मिला। कंगना पतली दुबली भले ही थी, लेकिन थी दबंग, किसी से न डरने वाली। कंगना जुझारू थी और कदम कदम पर ठोकरें खाने के बाद इस मुकाम तक पहुंची थी। अपने साथ कुछ गलत होते देख वह अड़ जाती थी, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें पंगा गर्ल कहना शुरू कर दिया था। वैसे तो कंगना ने तमाम लोगों से पंगे लिए, लेकिन उनकी दबंगई तब मुखर होकर सामने आई जब उन्होंने ऋतिक रोशन की फिल्म काइट्स के समय की एक बात पर ऋतिक रोशन और उनके पिता राकेश रोशन को खुला चैलेंज दिया। आखिर इस मामले में ऋतिक और उनके पिता राकेश रोशन को ही हथियार डालने पड़े। उसी दौरान कंगना ने करण जौहर जैसे बड़े निर्माता को भी नहीं छोड़ा। कंगना ने करण जौहर पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। करण ने पलटवार किया भी, लेकिन कंगना न तो डरने वालों में थीं और न पीछे हटने वालों में। उन्होंने दो टूक कह दिया, करण होंगे बड़े फिल्म मेकर, मुझे नहीं करना उनकी फिल्मों में काम। एक फिल्म उंगली में काम किया जो फ्लॉप हो गई। सभी बड़े सितारे, निर्माता, निर्देशक ट्विटर पर हैं, लेकिन कंगना ट्विटर पर नहीं थी। हालांकि वह अपनी बहन रंगोली और अपनी टीम के ऑफिशियल अकाउंट के जरिए अपनी बात रखती रहती थीं। सुशांत सिंह की मृत्यु के बाद फिल्म इंडस्ट्री पर नेपोटिज्म के आरोप लगने शुरू हो गए और लोग भाई भतीजावाद को सुशांत की आत्महत्या का कारण बताने लगे। इससे भुक्तभोगी कंगना को लगा कि उन्हें भी अपनी बात रखनी चाहिए। बस कंगना ने अपना अकाउंट बनाकर ट्विटर पर आने का फैसला कर लिया। आखिर 22 अगस्त को वह अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर आ गईं। उन्होंने अपनी पहली ही पोस्ट में लिखा कि सुशांत मामले में मैंने सोशल मीडिया की ताकत देखी, इसलिए मैंने ट्विटर पर आने का फैसला किया। इसके बाद कंगना ने सुशांत का पक्ष लेते हुए फिल्म इंडस्ट्री के भाई भतीजावाद की कमजोर नस पर हाथ रख दिया। उनके निशाने पर करण जौहर भी थे, लेकिन इस बार करण ने पलटवार नहीं किया। बाद में जब एनसीबी की जांच में ड्रग्स एंगल सामने आया, तब भी कंगना ने अपनी ट्विटर वॉर जारी रखी, क्योंकि वह फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की पैठ को जानती हैं। कंगना की ट्विटर वार कंगना ने बॉलीवुड के कुछ लोगों को मूवी माफिया बताते हुए मुंबई पुलिस पर भी वार किया, जो सुशांत की मौत से संबंधित जरूरी जांच नहीं कर रही थी। इतना ही नहीं, कंगना ने एनसीबी को बॉलीवुड में ड्रग्स लेने वालों और सप्लाई करने वालों के नाम भी बताने को कहा। कंगना ने यहां तक कहा कि वह अगर कमजोर होती तो सुशांत की तरह कभी की आत्महत्या कर चुकी होती। उनका साफ कहना था कि मुंबई में आउटसाइडर से भेदभाव वाला बर्ताव किया जाता है। जब यह सब चल रहा था, तब कंगना मनाली स्थित
अपने नए घर में थीं। कंगना की दिलेरी और बेबाक बयानबाजी जगजाहिर है। यही वजह थी कि कंगना ने जब सुशांत की आत्महत्या पर सवाल उठाए तो मीडिया ने उनकी आशंकाओं को पूरा महत्व दिया। सबसे पहले कंगना ने ही आउटसाइडर की बात को सही ठहराते हुए अपना अनुभव सुशांत से रिलेट किया। इसी दौरान उन्होंने महेश भट्ट जैसे सीनियर फिल्मकार पर भी खुलेआम अंगुली उठाई। यह अलग बात है कि रिया वाले मामले में मीडिया महेश भट्ट का नाम पहले ही सार्वजनिक रूप से ले चुका था। सुशांत के मामले में कंगना रनौत ने शुरू से ही जिस उग्र तेवर के साथ बयान दिए वह बॉलीवुड के दिग्गजों को रास नहीं आए। लेकिन कंगना तो कंगना है, सबसे अलग, बेबाक, जिंदादिल और निडर। उन्हें न तो फिल्म मेकर्स की परवाह है और न बॉलीवुड में काम मिलने की। वह अन्य हीरोइनों की तरह बनी बनाई लीक पर चलने वालों में भी नहीं है। उन्होंने तो अपने रास्ते भी खुद बनाए और अपनी मंजिल भी खुद ही निर्धारित की। रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से प्रेरित कंगना ने फिल्म मणिकर्णिका दी क्वीन ऑफ झांसी में लक्ष्मीबाई का चरित्र निभाया ही नहीं वरन अपने अंदर हर बाधा को पार करने का हौसला, जज्बा और जुनून भी पैदा किया। कैसे मिली वाई श्रेणी सुरक्षा, मुंबई पुलिस की हालत और महाराष्ट्र सरकार की कमजोरी को देख कंगना ने ट्विटर पर मुंबई की तुलना पीओके से कर दी। हालांकि उनका आशय कुछ और था, शिवसेना के नेताओं ने इसे किसी और रूप से लिया। ये 3 सितंबर की बात है। बस फिर क्या था, वाकयुद्ध में शिवसेना कंगना के सामने आ खड़ी हुई। मुंबई में कंगना के खिलाफ प्रदर्शन हुए जिनमें महिलाएं भी थीं। इन प्रदर्शनों में कंगना के पोस्टर जलाए गए, उनके फोटो को चप्पलों से पीटा गया। बात तब बिगड़ी जब शिवसेना नेता और शिवसेना के मुखपत्र सामना के सर्वे सर्वा संजय राउत ने कंगना को हरामखोर कहा। कंगना ने पलटवार किया तो शिवसेना सरकार और कंगना आमने सामने आ गए। हालांकि संजय राउत ने अपनी सफाई में कहा कि उन्होंने कंगना को नॉटी कहा था, लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया। इसी दरमियान संजय राउत ने कंगना को धमकी दी कि हिम्मत है तो मुंबई आकर दिखाए। कंगना तो कंगना ठहरी, मजबूत इच्छा शक्ति वाली। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेंगी। जो रोक सकता है रोक ले। साथ ही यह भी कि मुंबई किसी के बाप की नहीं है। कंगना ने मुंबई जाने की घोषणा कर दी थी तो उन्हें जाना ही था। खतरे के मद्देनजर वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिली। कुछ दिन पहले कंगना के मनाली वाले घर के बाहर रात में कुछ लोगों ने फायरिंग की थी। तब मुख्यमंत्री ने उन्हें 2 सुरक्षाकर्मी दिए थे। कंगना ने इस बार भी मुख्यमंत्री के सामने अपना पक्ष रखा तो जयराम ठाकुर ने अपनी रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेजी। इसी आधार पर गृहमंत्री अमित शाह के आदेश पर कंगना रनौत को 7 सितंबर को Y+ श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई, जिसमें 2 कमांडो, 2 PSO सहित 11 सुरक्षाकर्मी थे। यह बात शिवसेना सरकार को पता चली तो उसने केंद्र सरकार की आलोचना शुरू कर दी। अभी तक शिवसेना सरकार यही सोचे बैठी थी कि कंगना शायद ही आए, लेकिन जब कंगना का आना तय हो गया तो महाराष्ट्र सरकार ने बदले की भावना से BMC को आगे कर दिया। BMC ने 8 सितंबर को कंगना के ऑफिस में छापा मारा, साथ ही गेट पर नोटिस चिपका दिया कि 24 घंटे में कार्रवाई होगी। 9 सितंबर को कंगना जब मनाली से मुंबई के लिए रवाना हुई तो महाराष्ट्र सरकार कट्टर दुश्मनों की तरह बदला लेने पर उतर आई। उधर कंगना ने चंडीगढ़ से मुंबई के लिए उड़ान भरी और इधर BMC बुलडोजर लेकर कंगना के पाली हिल स्थित ऑफिस पर जा पहुंची। फलस्वरूप कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही उनका पाली हिल वाला मणिकर्णिका ऑफिस गिरा दिया गया। कंगना ने करीब 48 करोड़ रुपए लगाकर यह ऑफिस बड़े मन से बनवाया था और रानी झांसी के नाम पर इसका नाम मणिकर्णिका रखा था। उनके ऑफिस को तोड़ने के पीछे कारण बताया गया कि इसमें कुछ अवैध निर्माण था और इसके लिए BMC द्वारा कंगना को 2 साल पहले नोटिस दिया गया था। यहाँ स्पष्ट कर दें कि BMC ने कंगना का अवैध निर्माण ही नहीं गिराया था, बल्कि वहां मौजूद महंगी चीजों को भी तहस नहस कर दिया था। हालांकि पाली हिल में ही कई ऐसे ऑफिस हैं जिनमें अवैध निर्माण हुए हैं और उन्हें 2 साल पहले नोटिस भी दिए गए हैं। सवाल यह था कि कंगना का ऑफिस तोड़ने के लिए 9 तारीख ही क्यों चुनी गई। यह खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली बात थी। कंगना एयरपोर्ट पर हो रहे प्रदर्शनों की परवाह न करके पूरी सिक्योरिटी में अपने घर पहुंची। घर टूटने का जैसा दर्द सबको होता है, कंगना को भी हुआ। वह अपनी सिक्योरिटी के साथ अपना टूटा ऑफिस देखने गई। लौटकर उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। वीडियो में उन्होंने सीधा वार महाराष्ट्र सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे पर किया। सरकार पर सीधा वार वीडियो में कंगना ने कहा, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है मूवी माफिया के साथ मिल, मेरा घर तोड़कर तूने मुझसे बहुत बड़ा बदला ले लिया। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इस संबंध में शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा और टिप्पणी करने को लेकर
कंगना के खिलाफ विक्रोली और दिंडोशी 2 थानों में रिपोर्ट दर्ज कराई। साथ ही महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि कंगना के खिलाफ ड्रग्स से संबंधित रिपोर्ट दर्ज कराकर जांच कराई जाएगी। आश्चर्य की बात यह है कि एक राज्य का गृहमंत्री होते हुए भी देशमुख ने इसका आधार बताया अध्ययन सुमन के कई साल पहले के एक इंटरव्यू को, जिसमें उन्होंने कंगना पर तथाकथित रूप से ड्रग देने की बात कही थी। शिवसेना के मुखपत्र सामना और संजय राउत कंगना पर अमर्यादित टिप्पणियां करते रहे और कंगना और ज्यादा उग्र होकर ट्विटर पर जवाब देती रही, बिना डरे, बिना शिवसेना के डर के। जब तक कंगना मुंबई में रही तब तक मीडिया भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत और रिया को भूली रही। 5 दिन मुंबई में रहकर 14 सितंबर को कंगना अपने घर मनाली लौट गई, क्योंकि ऑफिस टूट जाने की वजह से वह काम तो कर नहीं सकती थी। बहरहाल कंगना और शिवसेना की लड़ाई अभी जारी है। कंगना सबसे अलग हैं, बिना किसी से डरे वह अपनी राह खुद चुनती हैं। कंगना कहती हैं, मैं क्षत्राणी हूं, न किसी से डरूंगी न झुकूंगी, तब तक लड़ती रहूंगी जब तक मेरा सिर न कट जाए। एक बात और, मैं किसी भी लड़ाई को शुरू नहीं करती, हाँ खत्म मैं ही करती हूँ। फिलहाल कंगना का ट्विटर वॉर फिल्म इंडस्ट्री पर भारी पड़ रहा है। हालांकि जया बच्चन द्वारा संसद में उठाए गए फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की बात पर कंगना ने जो ट्वीट किया वह गलत था। उन्हें ट्विटर पर ऐसी बातें नहीं लिखनी चाहिए थी, लेकिन कंगना तो कंगना है, कहाँ अच्छे बुरे की सोचती हैं। हालांकि संसद में जया बच्चन की कई बातें भी बेमानी साबित हुई, क्योंकि बॉलीवुड में अब ड्रग्स से जुड़े जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, उन्होंने कंगना की बात को सही साबित कर दिया है।